कल रात को हमने हमारी कार यहीं पार्क कर दी थी और पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसी धर्मशाला में हम रुके थे और बुकिंग ऑफिस भी यहीं पे सामने वाली बिल्डिंग में आपका डाइनिंग रूम है। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आप वीआईपी दर्शन और धर्मशाला की बुकिंग कैसे कर सकते हैं? तो दो वे है, एक तो है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। तो अगर धर्मशाला की बुकिंग के लिए तो भाई मैं आपको ऑफलाइन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन रूम्स अवेलेबल शो ही नहीं होते। तो आप सिंपली क्या करना कि जैसे ही श्री साइलम पहुंचते हो आप किसी से भी पूछना कि गंगा सदन का है और डायरेक्टली वहाँ पहुँच के रूम्स अवेलेबल है या नहीं वो पूछ लेना। होंगे तो आपको वहीं का वहीं रूम दे देंगे, और अगर वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं तो आपको कोई और धर्मशाला सजेस्ट करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशाला है तो इजीली आपको रूम्स मिल जाएंगे अगर आप मीडिया एवरेज सीजन में आ रहे हैं, तो उस बात की कोई टेंशन मत लेना। अब इन्होंने हमसे चार्ज क्या किया था भाई, इन्होंने हमें टोटल हम 4 मेंबर्स थे तो ₹1200 इंक्लूडिंग फूड 4 बेडेड एसी रूम का इतना ही चार्जेस लिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट होटल्स नहीं है, तो आपको यही धर्मशाला में रहना पड़ेगा। और ये धर्मशाला आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मैनेजमेंट कर रही है, जो कि बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रही है। वीआईपी दर्शन की बुकिंग भी भाई सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन आप जैसे गूगल में सर्च करोगे वीआईपी बुकिंग मल्लिकार्जुन ट्रस्ट का पेज ओपन होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो। और ऑफलाइन तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जो काउंटर्स है वहाँ पे आके आप पैसे देके बुकिंग कर सकते हो। यहीं से वीआईपी दर्शन का एंट्री गेट है, लेफ्ट साइड पे क्लॉक रूम है और उसके पास में शू स्टैंड है, और यहीं पे वीआईपी बुकिंग काउंटर भी है। अब जब भी श्री मल्लिकार्जुन आते हैं दर्शन करने के लिए तो जाते समय ये गणेश जी के टेम्पल के दर्शन करना मत भूलना। जब आप श्री सैलम से एग्जिट ले रहे होंगे तो राइट हैंड साइड पे ये मंदिर आता है और इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है। पहले इन गणेश जी के दर्शन कर देता हूँ, फिर जो श्री मल्लिकार्जुन दर्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सभी मेरे साथ बोले श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय माता जैन, गुड मॉर्निंग। और हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद श्री मल्लिकार्जुन जी को विदाई लेने का समय आ चुका है और हम निकल चुके हैं हमारे अगले सफर, अगली मंजिल की ओर। हम जा रहे उस जगह पे जहाँ पे तीनों लोग के नाथ बसते हैं, जगन्नाथ। जी हाँ, हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। और अगर आपने नोट किया तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, बोले श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। और मैंने कार्तिकेय भगवान का नाम क्यों लिया और ये जगह को उनकी तपोभूमि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का जो इतिहास है, इसके पीछे की जो कहानी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और साथ ही में जो मंदिर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है और अंदर क्या क्या है, आप कैसे दर्शन कर सकते हो, सारी डिटेल्स में मैं आपको आगे जाके शेयर करूंगा। पर उससे पहले सामने का जो नज़ारा है उसका थोड़ा लुत्फ ले लेते, थोड़ी ड्राइव के मज़े ले लेते। बाकी पूरा दिन है बातें करने के लिए। और अभी आपको लिटरली ना फॉरेस्ट की फील आ रही होगी। आप आसपास देखो कि भाई कितना डेंस फॉरेस्ट है, और अभी तो समर से मानसून में तो क्या हालत होती होगी। और यहाँ पे जनरली टाइगर्स देखे जाते हैं, पूरा का पूरा एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी है यहाँ पर। और अगर आप मानसून में आ रहे हो तो यहाँ पे एक श्री साइलम डैम है, उसको ज़रूर विजिट करना। मानसून के टाइम में ये मंदिर वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में आता है आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कैसा एक तो आप दर्शन कर सकते हो, सेकंड कैसा है कि जो श्री साइलम डैम ओवरफ्लो होता है तो उसका जो व्यूज़ है भाई वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी तो समर था तो कोई जाने का मतलब नहीं था, तो इसलिए हम नहीं गए। ऊपर से पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया और साथ में इतने ब्यूटीफुल से रास्ते, तो जो फैमिलीज़ के लिए और किड्स के लिए काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट बन जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। और मैं तो कैसा है कि भाई सफ़र में मानता मंजिल से ज़्यादा, तो मुझे तो वैसे भी ऐसे रास्ते बहुत पसंद है। आप में से मेरे जैसे ऐसे कितने हैं जो लोग सफ़र में बिलीव करते हैं और मंजिल में नहीं। काइंड ऑफ वो नहीं बोलते कि भाई आप जर्नी को एंजॉय करते हो, जो डेस्टिनेशन आता है वो जैसा भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इस टाइप के रास्तों का फ़ैन हूँ जहाँ पे आपको नेचर भी मिलता है, वो सुकून भी मिलता है, ज़रा भी ट्रैफिक नहीं आप नोट कर पाओगे, और इतनी ग्रीनरी आसपास, यहाँ की हवा में सुकून है। चलो रास्ते नई मंजिलें, जिंदगी रुके ना, चलती रहे, जिंदगी रुके ना, चलती रहे, है
जैसे आपको पता है कि हमने कार को ना बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन किया था। 12 ज्योतिर्लिंग के इतने ब्यूटीफुल स्टिकर्स लगाए थे, पूरा रूट मैप डिज़ाइन करके लगा के रखा था। साथ ही में ये यात्रा हम कितने दिन की होने वाली और इस यात्रा पे हम कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा के रखी थी। और इसकी वजह से जो कार को अटेंशन मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। कहीं पर भी हम स्टॉप ले रहे हैं या गाड़ी पार्क कर रहे तो लोग आ रहे, फोटोज़ क्लिक कर रहे, हमसे बातें कर रहे, इतनी क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछ रहे, और लास्ट में जो हमें अप्रिशिएट कर रहे इस यात्रा पे जाने के लिए, और लोगों की बातें और उनकी तरफ से ये जो पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है जब आप शिव जी के दर्शन करके आते हो, और उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है, सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन अभी फील हो रहा है। तो थोड़ी सी देर में हम श्री सालम के फॉरेस्ट से एग्जिट ले लेंगे और पीछे छूट जाएगा वो घना सा जंगल, वो शांत सा माहौल, और हम सेम वही चेक पोस्ट पे पहुंच जाएंगे कल जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे तो और भी नज़ारे बदलने वाले। वो घने जंगल के पहाड़ों में से सीधे हम खुले मैदान और चौड़ी सड़क पे आ जाएंगे। और फॉरेस्ट का अपना ही एक जादू है। लाइक जब आप अंदर जाते हो तो आपको ऐसा फील होएगा कि टाइम रुक गया है, और जब आप एग्जिट लेते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वो भगदड़ वाली रियल लाइफ में वापस से आ गए। आप सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि एक माहौल के बदलाव से आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। और ये आ गई चेक पोस्ट, किसी के लिए एंट्री होगी, हमारे लिए एग्जिट है। ये जो श्री सालम का सफर था दोस्तों, वो मेरे लिए तो काफ़ी यादगार रहा। एक तरफ तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो रही थी, साथ साथ में मैंने एडवेंचर जर्नी भी कंप्लीट कर ली। और ऐसा कंप्लीट रॉ नेचर ना आपको इसी टाइप के जो रोड्स होते हैं वहीं देखने को मिलेगा। और दोनों माहौल के अंदर कितना कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर है। एक तरफ तो आपको घना जंगल और पहाड़ देखने को मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ खुले मैदान, सीधी सड़क और छोटी बस्तियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ तो वो जंगल की शांति थी, तो थोड़ी देर बाद आप हाईवे पे चढ़ जाओगे और सिटी की भगदड़ वाली लाइफ में फंस जाओगे। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक पल के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, वैसे ही एक पल के अंदर 2 लैंडस्केप चेंज हो गए। पहाड़ से सीधे आप खुले मैदान में आ गए। यही तो जादू है नेचर का। आप ये रास्ते देखें और मेरी बात समझिए कि कल मैं क्यों ऐसे कह रहा था कि अगर किड्स और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो श्री साइलम टाइम से पहले पहुंच जाना। क्योंकि पीछे तो पूरा जंगल था और आगे सिर्फ छोटी बस्तियां देखने को मिल रही है, तो इनके साथ फंस जाते हो तो क्या करोगे। वैसे हर किलोमीटर के साथ आसपास का जैसे सराउंडिंग चेंज हो रहा है, तो काइंड ऑफ मुझे वैसी वाइब्स आ रही है कि थोड़ी देर बाद हम हाईवे को टच करने वाले हैं। और जैसे ही हाईवे को टच करेंगे भाई, नेचर का पूरा नशा उतर जाएगा और रियलिटी हिट करेगी, और बुरी वाली हिट करेगी। आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप वापस से भगदड़ वाली सिटी के शोर में आ गए हो, नेचर पीछे छूट गया। और मैंने तुझे ना बहुत ही ज्यादा मिस किया। अब आप सोच रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो सामने जो रोड दिख रहा है भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे सफ़र का हम सफ़र है। अगले 3 दिनों तक ये ना हमें छोड़ रहे हैं ना हम इसे छोड़ रहे हैं। हमारा पक्का गठबंधन है, और 3 दिनों तक भाई हम दोनों के बीच में काफ़ी सफ़रनामा होने वाला है। और इस गठबंधन और सफ़रनामा का हमने नाम क्या दिया है? चेन्नई कलकत्ता नेशनल हाईवे सफ़रनामा। आगे का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चलिए फिर हम हमारी कहानी पे आते हैं। क्यों इस धरती को कार्तिकेय भगवान की तपोभूमि कहा जाता है, तो आपने किस्सा सुना ही होगा। एक बार शिव जी और पार्वती माँ बैठे थे और उन्होंने सोचा कि सबसे पहले शादी किसकी करनी चाहिए, गणेश जी की या कार्तिकेय की। तो उन्होंने एक शर्त रखी, जो दुनिया के चक्कर काट के सबसे पहले वापस लौट के आएगा उसी की शादी की जाएगी। तो कार्तिकेय भगवान तो अपने मोर पे बैठे और निकल पड़े, पर गणेश जी बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी और पार्वती माँ के चक्कर लगाए और उनसे ये कहा कि आप ही मेरी दुनिया। अब कुछ पल बाद जब कार्तिकेय भगवान वापस से लौटे तो उन्होंने क्या देखा, गणेश जी की शादी हो गई और उन्होंने सब जानकारी ली। तो उसके बाद वो काफी नाराज हो गए और वो कैलाश पर्वत छोड़ के यहाँ पे श्री सालम के पर्वत पे आ गए थे और तप करने लगे थे। तब पार्वती माता और शिव जी यहाँ पे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और तब से ही यहाँ पर वो स्थापित हो गए। इसी वजह से इस धरती को कार्तिकेय भगवान की तपोभूमि भी कहा जाता है। और आज भी ये मान्यता है कि हर पूनम के दिन शिव जी और पार्वती माँ कार्तिकेय भगवान से मिलने यहाँ पर आते हैं। तेरी यादों में खोया सा आंसू की बरसात है, दिल का अरमां में गया, दर्द का जज्बात है। मौसम भी रो रहा मेरी तन्हाई में, बिन तेरे जीना है मुश्किल। यार काफी बड़ी नदी है, मतलब इसके जो दोनों एंड्स हैं वो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे।
और कौन सी वाली है? हाँ, ये कृष्णा नदी है। दैट मीन्स कि हम थोड़ी देर में विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। और इतनी बड़ी नदी, मतलब ब्रिज ही ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1-1.5-2 किलोमीटर से चल रहा है। अब इमेजिन करें कि जब बरसात के टाइम में, मानसून के टाइम में फुल फ्लो में बहती होगी तो ये कितना मैजेस्टिक लगती होगी। मैजेस्टिक के साथ भाई डरावनी भी लगती है। कभी जब नदी इतने फुल फ्लैज में बह रही हो तो सिर्फ ब्रिज पे खड़े रहना और नीचे देखना। तो अभी विजयवाड़ा को क्रॉस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुना था विजयवाड़ा के बारे में कि भाई सिटी ऐसी है वैसी, और जितना भी सुना था भाई तो ऐसा लग रहा कि वो सही सुना था। लाइक वेल मेंटेन रोड्स है, ज़रा भी ट्रैफिक नहीं फील हो रहा है क्योंकि रोड्स ना काफ़ी वाइड है, ज़रा भी गड्ढे नहीं है। तो वो तो मैं कहूँगा कि भाई रोड्स बहुत अच्छे हैं इस सिटी के। सिटी तो हम क्रॉस नहीं कर रहे, पर जो आसपास की बिल्डिंग को देख के वो काइंड ऑफ आपको इंप्रेशन आते हैं तो भाई काफ़ी इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी पीछे कुछ बिल्डिंग्स गए और उसका जो आर्किटेक्ट था, जो डिज़ाइनिंग पैटर्न था भाई काफ़ी इंप्रेसिव था। मुझे तो काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है। प्लस आंध्र प्रदेश के बारे में आपने कुछ साल पहले ये बात सुनी थी कि यहाँ के जो सीएम थे, एक्स सीएम जो अपने बोल सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया था जहाँ पे वो न्यू कैपिटल सिटी डेवलप कर रहे थे जिसका नाम था अमरावती। तो अमरावती विजयवाड़ा से जस्ट 15 किलोमीटर्स दूर है। पीछे जो कृष्णा नदी गए उसके एग्जैक्ट रिवर बैंक पे उन्होंने पूरा का पूरा प्लान डिज़ाइन किया था जहाँ पे वो कैपिटल सिटी डेवलप करने वाले थे। और जैसे मैं सिटी की तारीफ कर रहा था भाई, आप सामने का रोड देखिए, कितनी ग्रीनरी और वेल मेंटेन ग्रीनरी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पर भी इन्होंने खड़ा कर दिया। ऊपर से कैसा होता है कि रोड के दोनों साइड जब ऐसे ग्रीनरी वाले ट्रीज खड़े हुए होते हैं तो जो सिटी का चार्म होता है वो डबल हो जाता है। शायद ये मैं कहना भूल गया था, पर आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो है ओवरनाइट ड्राइव होने वाली है। हम नॉन स्टॉप जगन्नाथपुरी जाएंगे, कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, सिर्फ टी ब्रेक और अपने स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाकी स्टे के लिए कहीं नहीं रुक रहे। और अभी टाइम हुआ है 6:45, तो कल सुबह हम अराउंड 10 o'clock 11 o'clock तक जगन्नाथपुरी पहुंच जाने चाहिए। अब हम ओवरनाइट ड्राइव क्यों करते? तो भाई एक चीज़ तो हमारे में कैसा है कि हम दो बहुत अच्छे से ड्राइवर है, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं और रोड स्पीडिंग ज़रा भी नहीं करते। और दूसरा, नाइट में जो डिस्टेंस कवर होता है और एक शांति होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशली अगर आप फैमिलीज और किड्स के साथ हो तो कोई भी होटल बुक करो और वहाँ पे रुक जाइए। रोड्स कितने भी सेफ हो पर नाइट ड्राइविंग को ना अवॉइड कर। चलते चलते यूं ही हम साथ चले, धड़कनों की तरह दिल से मिले, दिल के तार जो बजने लगे, खुशबू सी हवा में घुलने लगे। पलके नरमी से उठाने लगे, सपने आँखों में सजने लगे, रात भर चांदनी मुस्कुराए, दिल की रोशनी जो जगाने लगे। मेरी मोहब्बत का ये है असर, छोड़ दूं सब ये तेरे लिए मन, ख्वाबों की दुनिया में हम खो जाए, साथ जीते हम साथ मर जाए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के अभी बज गए 5:30। अभी यहाँ से जो जगन्नाथपुरी का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। और कल नाइट की ड्राइव काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी शांति से रही और ज़रा भी ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच में बारिश काफ़ी जगह मिली और हैवी रेनफॉल हो रही थी। एक जगह तो हमें जो ट्रक लेओवर्स होता है वहाँ पे गाड़ी रोक के रुकना पड़ गया था क्योंकि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। बाकी जो हमारे नाइट ड्राइविंग थी वो काफ़ी सेफ थी, कहीं पर भी ऐसा मोमेंट या ऐसा फीलिंग नहीं है कि भाई रिस्क है। और मोस्टली नाइट की ड्राइव मैंने ही की थी, तो मेरा एक रूल है कि मैं 80 के अबव नहीं जाता, एक स्पीड मेंटेन रखता हूँ, स्लोली जाता रहता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि भाई आप तो एक सेफ रहते हो, प्लस एवरेज भी गाड़ी की बहुत अच्छी दी थी और रोड्स काफ़ी सेफ थे, कहीं पर भी रिस्क फैक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और सामने आसमान में केसरी रंग कितना मेस्मराइजिंग लग रहा है। यह
आज सुबह की शुरुआत ही काफ़ी ख़राब हुई है, मतलब कुछ उल्टा सीधा हुआ नहीं है। मेरी बेवकूफ़ी है, देखने जाए तो पीछे जब सनराइज़ हो रहा था तो हमने गाड़ी को रोका था और पूरा का पूरा मैंने अपना कैमरा सेटअप किया ताकि मैं उस सनराइज़ को कैप्चर कर सकूं। सब कुछ कर लिया, सिर्फ एक चीज़ भूल गया, कैमरा ऑन करना भूल गया। वैसे इस बेवकूफ़ी के लिए मुझे भारत रत्न तो पक्का मिलना चाहिए। अब कर भी क्या सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कहीं और देखेंगे, मतलब कहीं और कैप्चर करेंगे। वैसे सनराइज़ ना काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी मेस्मराइजिंग था और सनराइज़ का चार्म ही कुछ अलग होता है। जब आप उसको देख रहे होंगे तो काइंड ऑफ आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी, आप फ्रेशन अप हो जाओगे। तो सनराइज़ ही है। वैसे आप मुझे बताइए कि आप सनसेट लवर हो या सनराइज़ लवर हो? वाह यार, क्या ब्यूटीफुल सा रोड है, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में सीधी सी सड़क और घूमते हुए मोड़। और लिटरली आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे नेचर ने ना ग्रीन टनल बना दी है। और बिलीव मी, ये रोड आपको पूरी हेवनली फीलिंग दे रहा है। और ग्रीनरी आपकी आंखों को एकदम सुकून सा देता है, आपको ज़रा भी स्ट्रेस फील नहीं होता ड्राइव करते टाइम। और रॉ नेचर की बात ही कुछ अलग होती है, उसकी जो वाइब्स होती है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है। वही भाई साहब, आप सिर्फ सामने का लोकेशन देखिए यार, क्या कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो पूरा जंगल है, सामने ये आसमान और उस पे छाए ये बादल, और राइट हैंड साइड पे ब्यूटीफुल सा लेक, और ये हल्की सी ढलान पे आपकी गाड़ी आगे जा रही है। और भाई ये लेक है, मतलब कोई ओशन नहीं है, मैंने अभी गूगल मैप में देखा पूरा लेक है और लेक का कोई एंड पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो पूरा समंदर दिख रहा है। और सही में बहुत ही खूबसूरत जगह है। वाह, इसको मैं लोकेशन ऑफ द डे बोलूँगा। और लोकेशन ऑफ द डे ही नहीं, लोकेशन ऑफ द ट्रिप में भी इसका नंबर पक्का आएगा। जब से सुबह हुई है ना, तब से सिर्फ आंखों को सुकून ही मिल रहा है और भर भर के सुकून मिल रहा है। क्या नज़ारे रहे, क्या रोड आ रहे, और पूरा का पूरा एकदम जो नेचुरल वाइब्स वाली फीलिंग आती है ना आपको ड्राइव करने के टाइम, वो पूरी फुल ऑन मोड पे चल रही है। 9 किलोमीटर आगे से हम राइट टर्न ले लेंगे और इसी के साथ हमारे सफ़र के हम सफ़र इस हाईवे को अलविदा कह देंगे। और सिर्फ 2-3 दिनों के लिए अलविदा कह रहे हैं, वापस से हमें इसी हाईवे पे आना है। यहाँ से इंटरनल रूट लेके हम जाएंगे जगन्नाथपुरी और डिस्टेंस रह गया है 48 किलोमीटर। उसके बाद भाई हम इस यात्रा के तीसरे धाम पे दर्शन करने पहुँच जाएंगे। वैसे ना जो इंटरनल रोड से जाने का मज़ा है ना, उसकी फीलिंग ही कुछ और है। यहाँ पे ना कोई भीड़ भाड़ होती, ना कोई शोर होता, ना कोई ट्रैफिक होता है, और टाइम भी भाई काफ़ी स्लोली और काफ़ी स्मूथली जाता है। और ये मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ कि जो हाईवे पे चलाने का मज़ा है उससे ज़्यादा गांव में चलाने का मज़ा, आप जो रियल इंडिया, जो रॉ इंडियन आप यहीं देखेंगे। तो बोले जय श्री कृष्णा, बोले जय जगन्नाथ। हम पहुंच गए जगन्नाथपुरी और ये हमारे सफ़र का तीसरा धाम है। सबसे पहला था द्वारका, उसके बाद रामेश्वरम, और ये है जगन्नाथ। और ये है जगन के नाथ, नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ। और यहाँ से जो हमारे होटल का डिस्टेंस है वो है कितना भाई, 7 किलोमीटर्स। तो नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाएंगे। सबसे पहले तो भाई अच्छे से नहाएंगे वाएंगे, फिर सो जाएंगे। आज का हमारा कोई प्लान नहीं है, सिर्फ रूम पे बैठेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट 3 डेज यहीं पर है। आज का दिन और नेक्स्ट 2 डेज। एक दिन तो हम जगन्नाथपुरी और सन कोणार्क टेम्पल के दर्शन करेंगे, और जो दूसरा दिन रह गया उसके अंदर जो हिडन लोकेशन है, स्पेशली जो हिडन बीचेस है जगन्नाथपुरी के आसपास के, हम उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्योंकि भाई क्राउडेड बीचेस पे तो सब कोई जाता है, जो अननोन होता है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, उस जगह के मज़े ही कुछ और है, उस जगह के चार्म ही कुछ और है। तो यहाँ पे 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ें कवर करूँगा।